के बारे में। तो देखिए गॉस लॉ क्या कहता है उसको समझिए। उसको समझने के पहले कुछ और भी न्यू पॉइंट समझना है, उसको देख लेते हैं। जैसे एक वर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले सिंपल अगर इसको समझना है तो हम लोग समझ सिंपल कुछ पॉइंट लिख देते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। यानी कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यानी कि तब तो आप लिख सकते हैं, अगर डी फाई लिखते हैं स्मॉल के लिए तो ई डॉट डी एस होगा, और डी एस क्या है? एरिया वेक्टर है। डी एस क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर है। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो क्या लिखेंगे आप ही बताइए। इसको इंटीग्रेट करेंगे किसको? ई डॉट डी एस को, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से। देखिए अगर इसका एस आई यूनिट की बात कीजिए तो क्या होगा? एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्या होगा? आप ही बताइए। देखिए न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। यह क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। देखिए इसको सिंपली हम लोग डिफाइन किए हैं अभी। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का और भी मीनिंग होता है। देखिए फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। एक सर्टेन एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है उसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। सिंपल भाषा में समझिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल भाषा में समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसी तरह से एनर्जी फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एनर्जी फ्लक्स कहलाता है। यानी आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े हैं इनटू एरिया, सिंपल दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल देखते हैं। अब गॉस लॉ क्या कहता है ना। स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ क्या है? स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ क्या है? तो इसका स्टेटमेंट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू
1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times of charge present inside Gaussian surface. क्या? Gaussian surface. Gaussian surface यानी कहने का मतलब हो सकता है यहाँ पर ये कि E डॉट डी एस का टोटल गॉसियन सरफेस, क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर जो होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस, यानी ये गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। और Q जो होगा, Q जो है चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस, इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब बात आया गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस क्या है? तो बात समझ लीजिए, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी काल्पनिक सरफेस है, इमेजिनरी है। और हमारे सिलेबस के हिसाब से वो कैसा हो सकता है? देखिए, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है। जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकालते थे तो बहुत लंबा डेरिवेशन जाता था, गॉस लॉ उसको सिंपल वे में निकालने का एक टेक्निक सिखाया है, एक टेक्निक है। तो उसमें हम लोग को क्या होता है कि आपका गॉसियन सरफेस कंसीडर करना रहता है। और ऐसे गॉसियन सरफेस तो हम अभी बोले क्या है, वो इमेजिनरी है। तो देखिए, हम लोग को 3 तरह का चार्ज पढ़ना है। एक वायर वाला चार्ज है ना, तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस होगा, वह गॉसियन सरफेस जो होगा आपका क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। अगर कोई पॉइंट चार्ज हो या स्फेरिकल चार्ज हो तो उसके चलते चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और यदि प्लेट के जैसा कुछ हो तो हम लोग क्यूबिकल, यानी कि हम लोग 3 तरह का गॉसियन सरफेस कंसीडर कर देंगे, कितना भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो। एक तो होगा स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा क्यूब, इतने ही तरह का। तो इसका एप्लीकेशन जब अभी देखेंगे तो समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और भी मीनिंग समझाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो पहले आज हम लोग थ्योरी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तब उसमें हम लोग समझेंगे और आगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इस तरह से आपका दिया हुआ है, इसको लिखिए एक बार, फिर आगे चलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। तो देखिए, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन, उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन वो देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज मेटालिक स्फेयर, यानी स्फेरिकल चार्ज मेटालिक स्फेयर जो है, या यहाँ पर लिख दीजिए स्फेरिकल चार्ज मेटालिक बॉडी, स्फेरिकल चार्ज मेटालिक बॉडी के चलते लेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि वो सॉलिड हो या होलो हो से मतलब नहीं है, केवल मेटालिक स्फेयर होना चाहिए, वो चार्ज होना चाहिए। तो इसमें 2 केस है। एक पहले इनसाइड निकालेंगे, तो एक स्फेयर है मेटालिक जिसका रेडियस r है, उस पर चार्ज q रखा हुआ है। अब हम लोग अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने चलेंगे, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे वहाँ से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये गॉसियन सरफेस हुआ। क्या होगा? ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो गया। और ये कैसा गॉसियन सरफेस? स्फेरिकल हो गया। लिख दीजिए स्फेरिकल, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। यानी जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, उस पॉइंट पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपका उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींचना है। तो अभी हम बोले थे पॉइंट चार्ज रहे या स्फेरिकल चार्ज है, गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पर अब ये डिटेक्ट करना है, इस स्फेरिकल चार्ज मेटालिक बॉडी जो गॉसियन सरफेस लिए हैं उसके अंदर चार्ज कितना है, यानी इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो अब यहाँ से लिखेंगे चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा।
चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। बात समझिए क्यों जीरो होगा, क्योंकि बहुत पहले सब जानते हैं कोई भी मेटालिक बॉडी हो, कोई भी क्या हो, मेटालिक बॉडी हो, उस पर चार्ज किसी प्रकार से रखिए तो सारा चार्ज सरफेस पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सरफेस पर। सॉलिड हो या होलो उससे मतलब नहीं है, चार्ज रखेंगे सब क्या रहेगा, सरफेस पर रहेगा। मेटल बॉडी के अंदर तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं किया जाता, एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या करता है, एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम जो एक्सेस चार्ज दिए वो कहाँ है, सरफेस पर है, और गॉसियन सरफेस अंदर खींचे हैं। तो आप ही बताइए क्या यहाँ पर आपका चार्ज होगा, तो नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो आप ही बताइए क्या होगा, तो चार्ज नहीं है तो लिखेंगे बाई गॉस लॉ से। क्या लिखेंगे, बाई गॉस लॉ से। बाई गॉस लॉ से क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज है ही नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब पॉइंट लिखवा रहे थे तो एक पॉइंट लिखवाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मेटल बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, वह उसका प्रूफ है। यानी मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ से प्रूफ हो गया। वो पहले भी पॉइंट याद किए हैं जब 15 पॉइंट लिखवाए थे, किसमें आपको, उसमें। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सेकेंड केस में हम लोग चलते हैं। केस सेकेंड में, केस सेकेंड में क्या है वो देखिए, आउटसाइड मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर आउटसाइड की बात करते हैं। मतलब अब जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो बाहर लेंगे। जैसे एक मेटालिक स्फीयर है ऐसा, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है ऐसा, उस पर प्लस चार्ज सभी जगह दे दिए हैं, क्यू चार्ज इस पर प्रेजेंट करेंगे फिर से, तो चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बाहर निकालना है, आउटसाइड मेटालिक, जहाँ पर निकालना है वहाँ से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस कीजिए, जहाँ से निकलता है वहाँ से एक गॉसियन सरफेस कीजिए। मान लीजिए कि इसी पॉइंट पर आपको निकालना हो जिसका डिस्टेंस सेंटर से आ रहा है, और ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये भी है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ये भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। कौन, ये। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर चार्ज मेटालिक स्फीयर पर है, जैसे ये स्फीयर पर चार्ज है बाहर से रख दिए हैं, अब आपको क्या है, यहाँ पर बाहर से एक गॉसियन सरफेस बनाइए। तो बाहर से जब गॉसियन सरफेस बनाइएगा तो मेटल बॉडी पर जितना चार्ज है वो सब उसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इनक्लोज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ जो Q जो होगा, यानी चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस जो होगा, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस जो होगा, गॉसियन सरफेस जो होगा वह क्या होगा, टोटल चार्ज जो प्रेजेंट किए हो Q हो जाएगा। और स्मॉल r से क्या लिखेंगे, स्मॉल r क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, क्या है, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है, यानी कि बाहर जो लिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बाई गॉस लॉ से क्या चलेंगे, बाई गॉस लॉ से चलेंगे। क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, डिराइव करना है। और यहाँ पर ई जो होगा आप ध्यान से देख लीजिए, और टोटल गॉसियन सरफेस, तो यहाँ गॉसियन सरफेस कौन सा है, स्फेरिकल है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यानी कि स्फेरिकल जब है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। याद कीजिए आपका क्या होता है, गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल है, और स्फेयर का रेडियस क्या होता है आप ही बताइए। स्फेयर का जो रेडियस होता है क्या होता है, r होता है, और उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो सरफेस एरिया क्या होगा आपका, 4 पाई r स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इसको ले चलिए उधर। तो देखिए क्या होगा, क्यू आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ आ गया और डिस्टेंस का स्क्वायर।
तो यह फार्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं, याद कीजिए कहाँ आया था, ये पॉइंट चार्ज के चलते फार्मूला आया था, है ना। आउटसाइड में देख लीजिए क्या है, पॉइंट चार्ज के चलते फार्मूला आया, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि डिस्टेंस आपको सेंटर से मेजर किया जाएगा जब कोई मेटालिक स्फीयर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या, ग्राफिकल व्यू। कौन सा, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू। तो ग्राफिकल व्यू में क्या आएंगे, हम लोग आते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोजीशन में हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो आपको पता होगा कि E जो होता है वह 0 होता है इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यानी कि जहाँ से आपका हम सिंपल दिखा रहे हैं, अगर ये मेटालिक स्फीयर है, अगर ये मेटालिक स्फीयर इस तरह से है, तो याद कीजिए जहाँ से मेटालिक स्फीयर है वहाँ से आपका, मैं ज़्यादा ये सब पॉइंट नहीं दिखा रहा हूँ, दिखा दिए थे लेकिन अब इसको मिटा दे रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है जो मेटालिक स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, आपका एग्जिस्ट ही करेगा। तो ग्राफ जो होगा कहाँ से, अगर ये रेडियस है तो ग्राफ जो है इसके सामने कहीं से चालू होगा, और यहाँ से क्या होगा, इन्वर्स का स्क्वायर है इसलिए क्या होगा, हाइपरबोला होगा। कौन होगा, हाइपरबोला होगा। और यहाँ पर r इक्वल टू क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि देखिए ध्यान से, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं पाया जाता, इसलिए मेटालिक स्फीयर जहाँ तक है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, उसके सरफेस से प्रेजेंट है, और बाहर में इन्वर्स का स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल है। तो r इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर r हो गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज मेटालिक स्फीयर, अंदर और बाहर। तो अंदर में क्या आया, 0, बाहर में क्या हुआ, आपका पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ गया Q/4 और उसको हम लोग ग्राफ भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए और फिर आगे देखेंगे। इसके बाद अगला जो हम लोग देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते देखेंगे। किसके लिए चलते देखेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते देखेंगे आखिर क्या होता है। तो देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब क्या होता है, यह लेंथ ऑफ वायर जो होगा यह डिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर पहले बना दिए हैं कि ये आपका लॉन्ग स्ट्रेट मेटालिक वायर है जो कि चार्ज है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लेमडा है। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप पहले से पढ़ चुके हैं, क्या, चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ पढ़ चुके हैं। तो ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो R जो है आपका, देखिए ये जो है आपका मतलब ये लाइन जो सिलेंड्रिकल बनाए हैं ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्या है आपका, गॉसियन सरफेस है जो सिलेंड्रिकल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम पहले ही बोल चुके हैं 3 तरह का हम लोग को है आएगा, एक सिलेंड्रिकल, एक स्फेरिकल आएगा और एक आपका क्यूब आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी यह रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस है। और देखिए जब हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं तो वही एरिया कंसीडर करते हैं जिस एरिया में आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करे। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस की बात करते हैं कि आखिर चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या होगा। तो ज़रा गौर कीजिए, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कौन, गॉसियन सरफेस। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस की जब बात कीजिएगा आप तो क्या लिखिएगा, देखिए चार्ज बराबर क्या होगा, लेमडा इंटू एल होगा, लेमडा इंटू क्या होगा, एल होगा। यानी चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस निकाल दिए, क्योंकि जितना भी चार्ज इस पर प्रेजेंट था तो हम लोग उसका काम कर दिए, देख लिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई गॉस लॉ। तो बाई गॉस लॉ E डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखिएगा, आप ही बताइए। E डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखिए, Q/ε0। देखिए ध्यान से, यही होगा फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये देखिए क्लोज सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन है, तो आपको ये बताना है टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर बताइए सिलेंडर का जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार करें।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पार कर नहीं करा है, यहाँ से नहीं पार करा, तो सिर्फ आपका कर्व सरफेस यानी सिलेंडर का कर्व सरफेस से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पार कर रहा है। तो आप खुद बताइए कि एक कर्व सरफेस जो है उसका सरफेस एरिया कितना होता है? तो सरफेस एरिया होता है ट्वाइस पाई आर इंटू हाइट, हाइट के बदले एल है, इक्वल टू चार्ज कितना आया था? लेमडा इंटू एल आया था। कितना आया था? लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल हो गया। तो आप ही बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया? लेमडा बाई ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट आर। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2 लेमडा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप ध्यान दीजिए कि स्ट्रेट मेटालिक वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले भी पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में, उसका डेरिवेशन बहुत लंबा था। उसका डेरिवेशन क्या था? बहुत ही लंबा था जो हम लोग किए थे। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो है हम लोग एक लाइन में आपका डेरिवेशन हो गया। इस फार्मूला को और भी बदल के लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्या आखिर होगा। जो लेमडा इक्वल टू क्या होता है? Q बाई एल होता है। चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो लिख सकते हैं ट्वाइस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। अगर आपको कह दे कि इस पर चार्ज सिर्फ दिया हुआ रहे और उसी की बात करें तो आप क्या कीजिएगा? ये फार्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। तो ये था आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके चलते? आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते। ठीक है, तो इसको देखें फिर आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन मेटालिक प्लेट और थिक मेटालिक प्लेट। तो थिन मेटालिक प्लेट और थिक मेटालिक प्लेट में क्या डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बतलाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग एक पेज लेते हैं, मात्र एक पेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पेज लेते हैं। और किसी बुक का, जैसे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एक पेज है तो ये थिन कहलाया, एक पेज है तो थिन कहलाया। और पूरे बुक को ले लीजिए तो क्या कहलाएगा? ये थिक कहलाएगा। तो थिक और थिन में अंतर क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए आप एक बूंद पानी लाइए, इस थिन पेज पर डाल दीजिए, तो उसका इफेक्ट आपको दोनों तरफ से दिखाई देगा कि एक तरफ से? दोनों तरफ से दिखाई देगा। और यदि ये थिक मेटालिक प्लेट है उस पर एक बूंद पानी डाल दीजिए तो उसका इफेक्ट क्या होगा? सिर्फ एक तरफ से दिखाई देगा। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी हम जो कह रहे थे अभी उसी तरह से यहाँ पर है। अगर थिन मेटालिक प्लेट लीजिएगा, अगर उस पर चार्ज रख दिए तो सेम चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ, चार्ज दो प्लेट के दोनों तरफ दिखाई देगा आपको। और अगर थिक लीजिएगा तो देखिए थिक का मतलब ये बॉर्डर बनाया हुआ है, और थिक में क्या होगा? सिर्फ एक तरफ दिखाई देगा। सिर्फ कितने तरफ दिखाई देगा? एक तरफ दिखाई देगा। यही दोनों अंतर है। बेसिक डिफरेंस याद रखिए। क्या? फिर से बोल देते हैं। यदि थिन रहेगा तो सेम चार्ज के चलते दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, थिक रहेगा तो एक तरफ। याद हो गया एग्जाम्पल से? कौन सा? अभी बुक का एग्जाम दिए, एक पेज लीजिए, उस पर एक बूंद पानी डालिए, दोनों तरफ उसका इफेक्ट होगा। लेकिन थिक रहेगा तो सिर्फ एक तरफ इफेक्ट होगा। तो ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा आखिर हम क्या कर रहे हैं। जो तो यहाँ पर देखिए क्या है उसको देखिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट पहले लिख दिए हैं। ये थिन है और उसके एक स्मॉल गॉसियन सरफेस, देखिए स्मॉल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जिसका एरिया मात्र ds है। उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा इधर भी होगा। ये एरिया को कंसीडर किए थे हम। ये स्मॉल गॉसियन सरफेस है, उसके चलते दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दिया आपको। और सिग्मा जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाई एरिया। क्या होता है? चार्ज बाई एरिया होता है। क्या होता है? चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस की बात कीजिए। चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या होगा? तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, आप ही बताइए डी क्यू क्या होगा? डी क्यू होगा सिग्मा इंटू डी एस होगा। क्या होगा? सिग्मा इंटू डी एस होगा। तो गॉस लॉ लगाइए। जब गॉस लगाइएगा तब बाई गॉस लॉ लिखिएगा। बाई गॉस लॉ क्या लिखिएगा? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन जो होगा आपका क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो जरा याद कीजिए यहाँ पर क्या होगा। अब
इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है और आप एरिया भी ds लिए हैं, वहाँ कंसीडर देखिए एरिया ds है, चार्ज के बदले क्या लिखिएगा आप, सिग्मा इंटू ds लिखिएगा, क्या लिखिएगा, सिग्मा इंटू ds आप बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ds ds कट गया। और देखिए यहाँ पर फ्लक्स दो तरफ निकला था, एक तरफ और एक तरफ निकला था, इसीलिए इसमें 2 से भी मल्टीप्लाई होगा टोटल फ्लक्स के लिए। एक बार फ्लक्स इधर से, एक बार इधर से, सेम चार्ज के चलते, तो यहाँ से 2 चला जाएगा उधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज मेटालिक थिन प्लेट। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ n कैप होगा। n कैप जो है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। n कैप क्या है, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। n कैप जो है आपका यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये हुआ मेटालिक प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये था थिन के चलते। उसी तरह थिक के चलते देखते हैं, तो यहाँ भी चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस लिखेंगे, बाकी तो पॉइंट वही है। तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जब लेंगे तो याद कीजिए कि क्या होगा, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो सिग्मा इंटू ds होगा। आप फिर से गॉस लॉ लगाइए, बाई गॉस लॉ, बाई गॉस लॉ लगाइए। जब गॉस लॉ लगाइएगा तो क्या लिखिएगा आप ही बताइए, E डॉट ds, E डॉट ds का इंटीग्रेशन जो होगा वह q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। देख लिए ध्यान से। तो यहाँ पर जब लिखिएगा E इंटू ds और सिग्मा इंटू ds बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ds ds कैंसिल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है इसलिए फ्लक्स एक हुआ, जबकि थिन में 2 तरफ था इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है। देख लीजिए ध्यान से, थिन में दोनों तरफ से था तो 2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपका आ जाएगा क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला आ जाएगा। देख लिए ध्यान से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ n कैप लगाना पड़ेगा। अभी जो पीछे देखे थे उसी के जैसा, इसी के जैसा, यानी कि अभी हम लोग क्या क्या देखें वो समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपका थिन प्लेट और थिक प्लेट के चलते देख रहे थे, या मेटालिक स्फीयर के चलते हम लोग देख रहे थे कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर बात समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है थिन प्लेट के चलते और थिक प्लेट के चलते, थिन के चलते यहाँ पर देखिए 2 रहेगा, थिक के चलते यानी थिक के चलते ज़्यादा है, ऐसे भी याद कीजिएगा, थिक के चलते क्या है, ज़्यादा है, और थिन के चलते उसका क्या है, हाफ है। यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है और वहाँ पर ये है। या मेटालिक बॉडी के चलते क्या है, निकालने के लिए डेरिवेशन इसके चलते या इसके चलते, आपको इतना ही चीज़ लिखना है। ये सब बोर्ड में आएगा तो मैक्सिमम 2 मार्क्स में से आएगा कोई एक डेरिवेशन जो होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। थिक प्लेट या मेटालिक बॉडी के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए एक नया टेक्निक बताते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग अभी अभी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक मेटालिक स्फीयर, आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, और मेटालिक स्फीयर के चलते सरफेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जबकि इस पर चार्ज आप क्यू डाल दिए हैं, इसका रेडियस जो है आपका r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर या नियर द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर और नियर द स्फीयर, नियर द स्फीयर, स्फीयर। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े थे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
अभी अभी पढ़े हैं, याद है ना? अभी हम इसी क्लास में पीछे डिस्कशन किए हैं गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह फार्मूला और यह फार्मूला सेम है, दोनों दिख रहा है सेम, देख लीजिए तो दोनों फार्मूला सेम है। अभी तुरंत प्रूफ करके दिखाते हैं। आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या? सिग्मा जानते हैं। अब बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता है चार्ज बटा एरिया, और यदि ये स्फीयर है तो इसका एरिया कितना होता है आप लोग बोलिएगा एक बार जोर से, क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, इसको रेडियस आर कर लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। याद कीजिए चार्ज बटा एरिया, तो याद कीजिए चार्ज बाई 4 पाई आर स्क्वायर को हम लोग सिग्मा लिखेंगे। तो यहाँ से यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए क्या हो गया आपका, सिग्मा अब बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया कि नहीं आपका? तो आप बताइए यह फार्मूला और यह फार्मूला में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। तो लेकिन यह फार्मूला कब लागू होगा? नियर द मेटालिक स्फीयर, लार्ज थिक मेटालिक प्लेट, या फिर ऑन द सरफेस ऑफ मेटालिक स्फीयर। सरफेस पर, इनसाइड नहीं, ऑन द सरफेस पर, यानी नियर है, ये नज़दीक वाला है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेटालिक स्फीयर बहुत बड़ा है तो उसके जस्ट बगल में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो उसका फार्मूला सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होगा। देखिए दोनों फार्मूला सेम है। अब तो आप क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि सर गलत है, देख लीजिए दोनों फार्मूला आपका सेम है। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गॉस लॉ में इतने ही डेरिवेशन पढ़ना है, लेकिन अगले क्लास में और भी डेरिवेशन आगे आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, उस पर डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या है। यानी गॉस लॉ में 2 क्लास, एक पहला क्लास हो गया गॉस लॉ का, इसमें सिंपल बेसिक चीज़ पढ़े हैं। अब अगले क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है रियल में, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। और अगर हो सकता है कि आप लोग केमिस्ट्री का अगर सॉलिड स्टेट पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लेंगे, तब इस अगला वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा। देखिए आपको सॉलिड स्टेट में पढ़िएगा सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आप ये पता करके रखिएगा कि अगर कोई क्यूब है, यदि कोई क्यूब है, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिएगा केमिस्ट्री में जा करके। अगर कोई ये सिंपल क्यूबिक है, जो भी स्ट्रक्चर है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई स्फीयर जो है आपका कॉर्नर पर है तो इसका कितना पार्ट अंदर जाता है, तो इसका 1/8 पार्ट जाता है। अगर फेस पर है तो कितना जाएगा, 1/2 जाएगा। बॉडी में है तो कितना जाएगा, टोटल जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आगे समझ में आएगा। ऐसे आज का क्लास बहुत ही सिंपल था, इसको बार बार देख करके आप लोग समझ करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी भी है, दिख रहा है, इसलिए अब अगले क्लास में फिर देखते हैं। अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत चल रहा है, टेम्परेचर 44-43 पटना का पहुंच गया है, बहुत टेंशन अभी हो जाता है। और पढ़ाते हैं तो पंखा बंद करके पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि नहीं तो पंखा का आवाज़ ज़्यादा खींचेगा और मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं जाएगा आप लोग के पास, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। और उसी के चलते कभी कभी वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, आप लोग समझते ही होंगे, है ना। तो यहाँ तक देख लीजिए, लेकिन वीडियो रेगुलर जाएगा, अगले क्लास में भी आएगा, अगले दिन भी जाएगा, और इसको समझ लीजिए। और इसके बाद फिर एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, किसका, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम। और अगले क्लास में एससी वाला का भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि अगले क्लास में मेन देखिए ये सब सिंपल थ्योरी था, अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, आखिर कैसे इसको अप्लाई करते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, उस पर भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।